हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुरेंद्र आदित्य वर्धन जीएस क्लासेज। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ये महाद्वीप है और हमारा फोकस रहेगा दोस्तों कि विगत वर्षों से जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से महासागर हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, उनके बारे में हम लोग दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ से जो दो रेखाएं निकलती हैं, विषुवत रेखा और मकर रेखा, कौन कौन से देशों से होकर जाती हैं दोस्तों, एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक मैप को देखते हैं और मैप को देखने के बाद हम लोग इसकी क्या स्थिति है वर्ल्ड के मैप में, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग पूरब साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा महासागर दिखाई देता है जिसको हम लोग अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं अटलांटिक महासागर। दोस्तों, अगर हम पश्चिम साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा महासागर दिखेगा जिसको हम लोग प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रशांत महासागर। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा पूरा एक दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वो दो महासागरों से घिरा हुआ है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अगर हम उत्तर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें कुछ एक ऐसी डिजाइन दिखेगी, ये है पनामा नहर दोस्तों। तो पनामा नहर एक ऐसी नहर है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक क्षेत्र दिखता है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा महासागर है जिसको हम लोग कैरेबियन महासागर के नाम से जानते हैं या कैरेबियन सागर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो दो प्रमुख रेखाएं निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं और ये कौन कौन से देशों से होकर जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा दोस्तों हम लोग जानते हैं 0 डिग्री एक अक्षांश है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से निकल के जाता है। और यहाँ पर वर्ष भर क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी चमकती हैं, इसीलिए ये वाला क्षेत्र जो है ज्यादा गर्म होता है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखते हैं विषुवत रेखा कौन कौन से देशों से निकलती है। देखिए, यहाँ पर हमने देखा एक इक्वाडोर देश पड़ता है, दूसरा हमें कोलंबिया देखने को मिलता है, तीसरा ब्राजील देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका में वो कौन कौन से 3 देश हैं जहां से विषुवत रेखा निकलती है। तो दोस्तों, हमें यहाँ से पता लग सकता है, नंबर 1 इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राजील। दोस्तों, अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर हमें 13 देश देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ देश ऐसे हैं जिन पे बाहर के देशों का अधिकार है, लेकिन हमें मेन रूप से यहाँ पर 12 देशों के बारे में डिस्कस करना है। और 12 देशों में दोस्तों 10 देश ऐसे हैं जो ब्राजील के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राजील। दोस्तों, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं पूरे दक्षिण अमेरिका का 48% भाग जो है वो ब्राजील के पास है। तो दोस्तों, ये ब्राजील जो है वो 10 देश ऐसे हैं जिनसे अपनी सीमा साझा करता है, मात्र 2 देश ऐसे हैं जिनसे ब्राजील की सीमा नहीं बनती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ भी चुका है दोस्तों आयोग के पेपर में, तो ये हमें ध्यान रखना है वो कौन कौन से देश हैं। नंबर 1 देश हमें दिखा है इक्वाडोर, नंबर 2 चिली। तो ये 2 देश ऐसे हैं जो ब्राजील के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते, बाकी ब्राजील देखिए सभी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसी तरीके से दोस्तों, आयोग के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका के उन 2 देशों का नाम बताइए जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 देश हैं, एक बोलिविया और एक पराग्वे, ये 2 देश ऐसे हैं दोस्तों जो अपनी सीमा किसी महासागर के साथ साझा नहीं करते। देखिए, ये लैंड लॉक कंट्री है, ये क्या है, स्थल से घिरे हुए देश है, इनकी सीमा किसी समुद्र से नहीं मिलती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा पूछा गया है। और दोस्तों, ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट महाद्वीप है, हमें नॉर्मली इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 100% यहाँ से सवाल मिलेंगे। इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ देखते हैं एक दूसरी रेखा के बारे में जो मकर रेखा है। अब यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि मकर रेखा कितने देशों से निकलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा है ये एक बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा देश है जिसको हम लोग चिली के नाम से जानते हैं, चिली। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं अर्जेंटीना, पराग्वे और ये ब्राजील। तो दोस्तों, हमने देखा यहाँ पर जो मकर रेखा है वो 4 देशों से निकलती है, नंबर 1 चिली, नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 पराग्वे और नंबर 4 ब्राजील। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इसको अगर 1 से 2 बार देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये आराम से याद हो सकते हैं।
अब देखिए कुछ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट झीलें दोस्तों, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें वेनेजुएला में एक झील मिलती है, मराकाइबो झील। तो मराकाइबो झील दोस्तों एक ऐसी झील है जहां पर हमें पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार आयोग के द्वारा पूछा भी जा चुका है कि वेनेजुएला में वो कौन सी झील है जिसमें पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। दोस्तों यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं मराकाइबो झील एक ऐसी झील है जहां पर पेट्रोलियम के बहुत ज्यादा भंडार हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों एक और हमें इंपॉर्टेंट झील यहाँ पर पढ़नी है जिसका नाम है टिटिकाका झील। मैंने यहाँ टीएल से इंडिकेट किया दोस्तों, जिसको आप समझेंगे पेरू और बोलिविया की सीमा पर एक झील है जिसको हम लोग टिटिकाका झील के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस झील की खासियत यह है कि ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची ऐसी झील है जहां पर नाव चलाई जाती हैं। मतलब नाव का आप चल यहाँ पर आराम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो टिटिकाका लेक को ध्यान रखेंगे, मराकाइबो लेक को ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों हम लोग एक चीज और यहाँ से देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 नदियों से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कौन कौन सी वो नदियां हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी नदी है, अमेजन नदी। तो दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप बताएंगे नील नदी है। लेकिन कभी भी ऐसा पूछा जाए कि बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप लोग बताएंगे अमेजन नदी। अमेजन नदी में क्या है कि पूरे वर्ष भर यहाँ पर पानी रहता है। उसका एक मेन रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये नदी बिल्कुल विषुवत रेखा पर पड़ती है और विषुवत रेखा पर क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। जब बारिश होती है दोस्तों तो ये नदी में हमेशा पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि दोस्तों ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर कई सारी नदियां हमें देखने को मिलती है। 100 से अधिक नदियां अमेजन नदी में अपना जल गिराती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नदियां भी हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेजन नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मैंने यहाँ पर लिख दिया मेडिरा नदी है दोस्तों। इसी तरीके से मेडिरा नदी और नीग्रो नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दूसरी नदी की बात करेंगे दोस्तों तो एक पराना नदी हमें देखने को मिलती है। ये भी एक बड़ी नदी है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखें क्योंकि पराना नदी अमेजन नदी से क्वेश्चन आ चुके हैं। उसी तरीके से ओरोनिको रिवर है जो वेनेजुएला में बहती है। तो दोस्तों ये 3 नदियां ऐसी हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आयोग के द्वारा साल दर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें नदियों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मेन रूप से 2 ही पर्वत देखने को मिलते हैं दोस्तों। कौन कौन से पर्वत है यहाँ पर दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में एक सबसे लंबा पर्वत पाया जाता है, सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है जिसको हम लोग एंडीज पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो पश्चिम वाला क्षेत्र है इसका, ये देखिए ये पूरा व ये पश्चिम में हम देखते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला मिलती है दोस्तों। हम लोग देखते हैं कोलंबिया से लेके वेनेजुएला से लेके और लास्ट में चिली तक हमें यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार मिलता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर्स में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हम लोग कह सकते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों हमें एक दूसरा पर्वत याद रखना है। यहाँ पर मैंने उसका नाम लिख दिया सेरा दा मोंटिक्वेरा। दोस्तों ये ब्राजील का बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्वत है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ये 2 पर्वत है एंडीज और सेरा दी मोंटिक्वेरा, ये 2 पर्वत हमें याद रखने हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ घास के मैदान हैं जो कभी कभी हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। कौन कौन से घास के मैदान है दोस्तों हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। वेनेजुएला में हमें एक इंपॉर्टेंट घास का मैदान मिलता है जिसको हम लोग लानोस ग्रासलैंड कहते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि लानोस जो घास के मैदान है वो कहाँ मिलते हैं, कौन से देश में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ से हम लोग याद रखेंगे वेनेजुएला में मिलते हैं। आगे नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है ये बहुत एक उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा में बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है। और यहाँ पर क्या है, बहुत घने जंगल है, चौड़े पत्ते वाले घने पेड़ मिलते हैं हमें दोस्तों। यहाँ पर इतने घने जंगल हैं और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन है तो कुछ विद्वान इसको पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो 20% ऑक्सीजन होती है वो हमें अमेजन के जंगलों से मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत हमें देखने को मिलते हैं बहुत बड़े बड़े एक घास के मैदान जिसको हम लोग सेलवास ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सेलवास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों हमें पता लग जाएगा यहाँ पर अमेजन के जंगलों के पास हमें सेलवास घास के मैदान देखने को मिलते हैं।
इसी तरीके से ब्राजील में हमें एक और घास के मैदान देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग कम्बोज के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया है कम्बोज ग्रासलैंड। तो दोस्तों ये जो मैप है इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इंपॉर्टेंट मैप है, सारी चीजें मैंने यहाँ पर एक एक करके इंडिकेट कर दी है। दोस्तों उसके बाद एक और ग्रासलैंड की बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना में एक पंपास हमें ग्रासलैंड देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारे घास के मैदान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप विगत वर्षों के अगर पेपर उठा के देखोगे तो आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो इसको अगर इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखोगे तो ये सारे नाम आपको याद हो सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से मरुस्थल है। तो मरुस्थलों की अगर हम बात करेंगे तो मेनली हमें क्या है 2 डिजर्ट देखने को मिलते हैं। डिजर्ट का मतलब मरुस्थल। मरुस्थल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ भी जमीनें बंजर होती हैं, हम कुछ भी खेती नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक अटाकामा डिजर्ट देखने को मिलता है। देखिए मैंने अटाकामा डिजर्ट को पूरी तरीके से इंडिकेट किया। अटाकामा डिजर्ट कितने देशों में फैला हुआ है आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ से। तो देखिए एक पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। दोस्तों 4 देशों में अटाकामा डिजर्ट फैला हुआ है। नंबर 1 पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार मैप को देखिए, आराम से याद हो सकता है, कोई कठिन चीज नहीं है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमें एक डेजर्ट और देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं पेंटागोनिया कोल्ड डेजर्ट। दोस्तों एक बहुत बड़ा शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल दोस्तों इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ज्यादा मात्रा में ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है पूरा बर्फ जमी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग साउथ पोल पे पहुंच गए हैं। साउथ पोल पे हमने देखा अर्जेंटीना में एक बहुत बड़ा हमें कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा शीत मरुस्थल है। यहाँ पर क्या है कि हमेशा बर्फ जमी रहती है। और दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये खनिजों के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं पेंटागोनिया कोल्ड डेजर्ट हमें देखने को मिलता है जो अर्जेंटीना और चिली में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने एक एक करके यहाँ पर डिस्कस किए। अब क्या दोस्तों इसमें कभी कभी हमें कुछ देश ऐसे जिनकी राजधानियां हमें पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ से कभी कभी हम लोग राजधानियों के बारे में भी थोड़ा सा अगर पढ़ते रहेंगे तो हमें अच्छा होगा, क्योंकि आयोग के द्वारा विगत वर्षों से राजधानी और देश देकर मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट देश है जिनकी राजधानी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोलंबिया एक देश है, उसकी राजधानी बगोटा है। उसके बाद हम लोग इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। दोस्तों पेरू जो देश है उसकी राजधानी लीमा है। दोस्तों इस तरीके से कुछ ऐसे देश हैं जैसे चिली है, चिली की राजधानी क्या है सेंटियागो है। इसी तरीके से अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है ब्यूनस आयर्स है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ब्यूनस आयर्स जो है एक ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस जगह को हम लोग अमेरिका का पेरिस कहते हैं। तो दोस्तों एक जगह है अर्जेंटीना की राजधानी जिसको हम लोग ब्यूनस आयर्स के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग अमेरिका का पेरिस भी कहते हैं। अब अमेरिका का पेरिस इसको क्यों कहते हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका का पेरिस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत चौड़ी सड़कें मिलती हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं अमेरिका का पेरिस कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब यहाँ पर देखिए ये उरुग्वे एक देश है, उरुग्वे की राजधानी कहाँ है मोंटेविडियो है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनको हम लोग याद रखेंगे और बार बार अगर आप इसको लेक्चर को देखोगे तो ये सारे फैक्ट्स आपको लंबे समय तक याद रह सकते हैं। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एक सेंटोस और एक साओ पोलो। तो दोस्तों ये ब्राजील का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जिसको हम लोग सेंटोस के नाम से जानते हैं। तो सेंटोस का दूसरा नाम दोस्तों कॉफी बंदरगाह भी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्राजील में क्या है कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, कॉफी या कहवा। तो दोस्तों कहवा के जो बागान होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं ब्राजील में उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको फेजेंडा कहा जाता है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि फेजेंडा क्या है, तो ब्राजील में जो कॉफी के मैदान है जहां पर कॉफी के खेती होती है उसको हम लोग फेजेंडा के नाम से जानते हैं। अब इसी तरीके से कॉफी का निर्यात बाहर होता है तो कौन से बंदरगाह से होता है दोस्तों सेंटोस बंदरगाह से होता है। अब सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पत्तन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है सेंटोस एक ऐसा बंदरगाह है जिसको हम लोग कॉफी पत्तन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर मैंने एक देश लिखा है जिसको हम लोग साओ पोलो के नाम से जानते हैं। अब ये साओ पोलो जो है वो बिल्कुल मकर रेखा पर स्थित है। तो साओ पोलो में क्या है दोस्तों कहवा की एक बहुत बड़ी मंडी है। तो दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया। क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जा रहे थे दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया।
दोस्तों यहाँ एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि मकर रेखा पर स्थित है साओ पोलो, कहवा की सबसे बड़ी मंडी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस की। अब क्या है, इसको आप बार बार देखते रहिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए। दोस्तों ये लेक्चर मेरा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती हैं उनके लिए है, और दोस्तों ये नॉर्मली सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं उनकी सबकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, लेक्चर को बार बार देखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।